सो गाइस नाउ लेट्स रिवाइज आवर लेक्चर नंबर 7। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन पढ़ते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले देखो, हमारी ये बोन है, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे बोन बन चुकी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारा इसके ऊपर ये होता है, यहाँ पे ये है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, मतलब हाइलिन कार्टिलेज में आएगा। ये वाला जो तुम्हारा हिस्सा है, ये है तुम्हारा यहाँ पे एपीफाइसिस। इसमें तुम्हारा रेड बोन मैरो मिलेगा। और यहाँ पे आती है तुम्हारी प्लेट। कौन सी प्लेट? ये है तुम्हारी मेटाफाइसिस या फिर एपीफाइजियल प्लेट। यहाँ पे देखो, अगर इसमें पता है एक और क्वेश्चन पूछा आता है नीट में कि अगर ये प्री मैच्योर क्लोजर हो गया, मतलब कि मान लो जल्दी क्लोज हो गई वाली प्लेट तुम्हारी एज से जल्दी, जैसे 5th क्लास में क्लोज हो गई। नॉर्मली ये 11th-12th क्लास में आई थिंक क्लोज हो जाती है, 10th 11th 12th क्लास में। लेकिन अगर 5th क्लास में किसी बच्ची की हो गई तो उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाएगी, ग्रोथ ही रुक जाएगी उसकी, वो बॉनर रह जाएगा। यस, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स हमारा एपीफाइसिस मिलता है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हमने देख लिया, हाइलिन कार्टिलेज में आता है वो। और अगर बात करें यहाँ पे लिगामेंट, तो लिगामेंट भी बिल्कुल होता है। जैसे यहाँ पे एक और बोन है, इससे ये बोन जब कनेक्ट होती है तो ये तुम्हारा लिगामेंट करता है, बोन टू बोन कनेक्शन, ठीक है। अब ये जो मैंने मोटे वाले पार्ट बनाए ना, ये है तुम्हारा डायाफाइसिस। इसे हम शाफ्ट भी बोलते हैं, शाफ्ट, ठीक है। ये जो सबसे बाहर की लेयर है, ये है पेरिओस्टियम, बोन की पेरिओस्टियम, ठीक है। क्या है? पेरिओस्टियम। जो बीच में कैविटी तुम्हें देखने को मिल रही है, ये बीच में जो कैविटी देखने को मिल रही है, ये कैविटी जिसमें येलो कलर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली मेडुलरी कैविटी है। यहाँ पे येलो बोन मैरो पाया जाता है, और येलो बोन मैरो में एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज करता है वहाँ पे, ठीक है। डायाफाइसिस जो मैंने तुम्हें बताया था, वो हार्ड मैट्रिक्स है ऑस्टियोसाइट्स का, याद रखना। हमारा डायग्राम अब यहाँ पे सारी बातें हो गई। यस, अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू की बातें करते हैं, आ जाओ। देखो, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में, सिवाय आइरिस और सिलियरी मसल्स के आई की, बस वो एक्टोडर्मल होती है। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ इसकी एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, और एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी का तो मतलब तो सब जानते हैं, एक्साइट होती है, स्टिमुलस मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि छोटी होती है जब उसे स्टिमुलस मिलता है, और जब वो रिलैक्स होती है तो वो लेंदिन होती है और वापस आ जाती है अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड या फिर ओरिजिनल पोजीशन में, एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में। यहाँ पे अनकोऑर्डिनेटेड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। एक्सटेंसिबिलिटी की बात करूँ तो एबिलिटी होती है ताकि हम एक्सटेंड कर सकें, स्ट्रेच कर सकें मसल को, ये हो गया एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी होता है मतलब कि वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना। फंक्शन ऑफ मसल की अगर मैं बात करूँ तो रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, सारे बॉडी के मूवमेंट में इसका रोल होता है मसल्स का। और हमारे एक्शन, इनके जो एक्शन है वो हमारे बॉडी को मूव करते हैं ताकि एडजस्ट कर सकें एनवायरनमेंट में चेंजेस को, और मेंटेन कर सकें हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स की पोजीशन को। अब देखो, एक और डायग्राम की हम यहाँ पे बात करते हैं, आ जाओ। अब ये वाला डायग्राम मैं बनाता नहीं हूँ, तुम ऐसे समझना अपने नोट्स में देख के, ठीक है। देखो, मसल का डायग्राम है, तो देखो सबसे बाहर है मसल। अगर उसके और अंदर जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा मसल बंडल, या मसल बंडल को फासिकल भी बोलते हैं। अब ये मसल बंडल या फासिकल के अंदर जाओगे और घुस के, तो तुम्हें अंदर मिलेगा मसल फाइबर या फिर सेल, मसल सेल। अब देखो इसकी लेयर्स के बारे में देखते हैं।
सबसे आउटर लेयर जो है वो है एपिमाइसियम, जो कि मसल की कवरिंग है। फिर उसके अंदर आती है पेरीमाइसियम, जो कि फासिकल की कवरिंग है, या फिर पेरीमाइसियम को फासिया भी बोलते हैं। और फिर आती है एंडोमाइसियम, और एंडोमाइसियम कवरिंग होती है फाइबर की या फिर सेल की। अब टेंडन्स तो सब जानते हैं, टेंडन भाई हमारा बोन टू मसल कनेक्शन करता है, ठीक है। अब देखो, हर मसल में बहुत सारे बंडल होते हैं, मसल बंडल फासिकल्स होते हैं, और हर बंडल में बहुत सारे मसल सेल होते हैं, मतलब मसल फाइबर होते हैं। और हर मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे फाइन फाइब्रिल्स होते हैं, जिसे हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं। देखो एक बात याद रखना, टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ की कवरिंग होती है ये सब। और जो मसल सेल होता है, यार अब ये भी तो सवाल उठेगा कि मसल सेल को तुम बार बार मसल फाइबर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मसल सेल लंबी है, और उसके लंबे होने के कारण, उसके लॉन्ग होने के कारण हम उसे एक फाइबर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो मसल फाइबर। अब आ जाओ आगे। देखो हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स देखने को मिलती है हमें। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो ये अटैच होती है स्केलेटल बोन से, मतलब कि जैसे एग्जांपल हो गया बाइसेप्स, है ना, ट्राइसेप्स हो गए तुम्हारे। और वॉलेंट्री मसल होती है ये, मतलब कि हमारे विल के कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहूँ मैं इसे हिला सकता हूँ। अब अगला है कि मसल फाइबर या सेल, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये तुम्हारा मसल, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, देखना ध्यान से। ये इसके बहुत सारे न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर के स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूक्लियस है जो तुम्हें येलो येलो डॉट देखने को मिल रहा है, और जो रेड रेड है वो तुम्हारा स्ट्राइएशन है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, जिसके मैंने बनाया ही है, और अनब्रांच होती है। मैंने देखो ब्रांचिंग या कहीं पे करी या नहीं करी ना, तो अनब्रांच है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन को सिंसीशियल भी बोलते हैं, या सिंसीशियम भी बोलते हैं। स्ट्राइटेड है या फिर स्ट्राइप्ड है, मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है, इसका मतलब पैरेलल फैशन में। अब आते हैं स्मूथ मसल के थोड़े पॉइंट्स पढ़ते हैं। स्मूथ मसल को विसरल मसल भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, मतलब कि विसरा में, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि इनकी फंक्शनिंग तुम कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब कि ये कि तुम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते से, केवल और केवल सोच के, थिंक करके। अब इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं स्मूथ मसल का। तो देखो ये स्पिंडल फॉर्म में, फ्यूजी फॉर्म में। फ्यूजी फॉर्म देखो, इसके यहाँ के एंड जो है वो टेपर्ड एंड्स है, यस, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। और अनब्रांच है, मैंने ब्रांचिंग नहीं बनाई तो अनब्रांच है। यूनी न्यूक्लिएटेड है, देखो मैंने एक ही न्यूक्लियस बनाया है तो यूनी न्यूक्लिएटेड है। और मैंने देखो स्ट्राइएशंस या फिर कोई भी स्ट्राइप्स नहीं बनाई है, मतलब कि अनस्ट्रेटेड है और अनस्ट्राइप्ड है। सारी चीज़ डायग्राम से दिख गई। अच्छा सर, ये अनस्ट्राइप्ड है क्यों? क्योंकि यार इसमें ना ऐसी बात नहीं है कि इसमें मायोफाइब्रिल्स होते नहीं है, फाइन फाइबर होते नहीं है, बस इसमें पैरेलल फैशन नहीं होता है स्मूथ मसल में, इसीलिए यहाँ पे स्ट्राइएशंस दिखती नहीं है। वरना तुम ये तो सोचने वाली बात होगी ना कि अगर स्ट्राइएशन नहीं है इसका मतलब मायोफाइब्रिल नहीं है, और मायोफाइब्रिल नहीं है तो आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे रही है? तो ऐसा नहीं है इसके पास मायोफाइब्रिल नहीं है, इसके पास है, बट वो उस तरीके से अरेंज नहीं है जिस तरीके से वो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्राइएशंस हमें विजिबल होते हैं, शो होते हैं। अब थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कार्डियक मसल के बारे में। तो देखो, कार्डियक मसल केवल और केवल हार्ट में पाई जाती है, और ये इनवॉलेंट्री होती है, और इसका जो फंक्शनिंग होता है वो हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वही बात है स्मूथ वाले की तरह। और इन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हैं सिवाय सोच के, केवल और केवल सोच के। अब कार्डियक मसल की बात करते हैं, तो कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे बनाता हूँ।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो सिलिंड्रिकल शेप की दिख रही है हमें, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है, और ब्रांच्ड भी है, दिख रहा है डायग्राम में। स्ट्राइएशंस भी हैं इसके पास, मतलब कि स्ट्राइप्ड भी है, लेकिन इसकी ना स्ट्राइएशन, एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, और इस ज़रा चीज़ को रेड मार्क कर लो, इसकी जो स्ट्राइएशन होती हैं वो फेंट होती हैं, वो फेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, ठीक है, और पैरेलल फैशन में तो अरेंज है ही। बस अब एक और पॉइंट पढ़ते आ जाओ। स्केलेटल मसल में जो सेल जंक्शन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और स्मूथ मसल की बात करें तो इनमें गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और एडहरिंग जंक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन होल्ड करते हैं उन्हें एक साथ टुगेदर और कवर्ड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। कार्डियक मसल की बात करूं तो स्पेशल टाइप के कम्युनिकेटिंग जंक्शन होते हैं इसमें, जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क में आता है गैप जंक्शन और एडहरिंग जंक्शन। Communicating junctions at some fusion points which allows them to contact as a unit. Single, that is, when one cell receives a stimulus to contract, its neighboring cell also stimulate to contract. ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन एक फ्यूजन पॉइंट पे होते हैं और वो अलाउ करते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक सिंगल यूनिट, मतलब कि सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस कार्डियक मसल में, इस कम्युनिकेटिंग जंक्शन की हेल्प से। मतलब कि जब एक सेल स्टिमुलस रिसीव करेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो बाकी सारी नेबरिंग सेल स्टिमुलस रिसीव करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेल जंक्शन फ्यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक सेल्स एंड स्टिक देम टुगेदर। ये सेल जंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी फ्यूज़ कर देंगे कार्डियक सेल्स के और उन्हें एक साथ चिपका देंगे। अब स्केलेटल मसल की बात करें तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लो कि सेल जंक्शंस क्यों प्रेजेंट नहीं होते स्केलेटल मसल में। तो जो स्केलेटल मसल की सेल्स होती हैं वो नर्व इम्पल्स से डायरेक्ट अलग अलग सेपरेटली कनेक्टेड होती हैं, तो उन्हें सेपरेटली नर्व इम्पल्स मिलते हैं, ना कि कोई एक साथ, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बस इसमें इतना ही जान लो। वैसे भी एनसीईआरटी में है नहीं इसकी एक्सप्लेनेशन। बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो होती है स्केलेटल मसल में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, जिससे कि मसल फटीग होता है, जिससे कि फिर सोरनेस भी होती है मसल में, है ना। अब देखो मसल, स्मूथ मसल की बात करूँ थोड़े पॉइंट, विसरल मसल, तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलेगी, एनारोबिक नहीं देखने को मिलेगी, मतलब कि इसमें फटीग भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत रेयर है, ड्यू टू स्लो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे फटीग नहीं होता। कार्डियक मसल की बात करें तो यार देखो ये तो कभी फटीग नहीं कर सकती, कभी करती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्लो होते हैं, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी क्विक होते हैं, लेकिन फिर भी ये फटीग नहीं करती। समझ में आई बात? ठीक है।